दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। लगभग सभी देश इस महामारी के चलते तमाम आर्थिक सामाजिक संकट झेल रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। स्वास्थ्य सामाजिक क्षेत्र में नई चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता की दरकार है। इस दौर में कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करना भी एक चुनौती है। ये सच है कि कोरोना की वजह से भारत के सामने अनगिनत चुनौतियां हैं, लेकिन भारत के दृढ़ संकल्प और प्रयासों के सामने कोरोना की चुनौतियां बौनी भी साबित हो रही हैं। संकट के इस दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने कदम आगे आते हुए समाज और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे खास कार्यक्रम आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम आपको ऐसी कुछ हस्तियों से रूबरू करवा रहे हैं। और आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कोरोना के इस काल में मरीजों के मददगार बनकर सामने आए। डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय ने अपने हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की सेवा में दिन रात एक कर दिया। उन्हें राहत देने की हर मुमकिन कोशिश उन्होंने की। उनकी कोशिशों की बदौलत ही सिद्धांता हॉस्पिटल ने बहुत ही कम वक्त में आम लोगों का भरोसा जीत लिया। हम आपको डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट। बतौर विचारक, नवाचारी, शिक्षाविद, लेखक और प्रशासक के साथ साथ मध्य प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय का जीवन मानव सेवा को समर्पित रहा है। छात्र जीवन में ही इन्होंने अपने कौशल से सबको परिचित करवा दिया था। इन्होंने मध्य प्रदेश में स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को विकसित किया। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान डॉक्टर सुबोध ने विदेश से भारत वापस लौटकर लोगों के इलाज की जिम्मेदारी ली। आज भी देश और दुनिया के शीर्ष संस्थानों में डॉक्टर सुबोध की सराहना होती है। हर वर्ग तक उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहे डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय का व्यक्तित्व आज हम सब के बीच मिसाल बन रहा है। और आपको मिलवाते हैं डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय से। इस वक्त वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से आपके द्वारा लगातार काम किया जा रहा है, जी मीडिया आपके उस जज्बे को सलाम करता है। सर, सबसे पहले मैं आपसे आपके सफर के बारे में जानना चाहूंगी। ये सफर कैसा रहा? किस तरीके से आप उन तमाम चुनौतियों को जो कि आपके सफर में आते रहे, उन चुनौतियों को पाट कर एक मुकाम आपने हासिल किया? देखिए, मैंने कोई भी कार्य अवार्ड लेने के लिए या आइकॉन बनने के लिए नहीं किया है। मैंने कार्य को अच्छे से, मेहनत से और ईमानदारी से किया है। पैसा कभी भी मेरे लिए प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। मेरा उसूल है लीडिंग बियॉन्ड द बॉटम लाइन। किसी भी बिजनेस की जो बॉटम लाइन होती है वो प्रॉफिट होती है, पर मेरे लिए पेशेंट सेटिस्फैक्शन, स्टाफ सेटिस्फैक्शन एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी प्राथमिक लक्ष्य है। और इसी दिशा में काम करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। सर, एक चीज़ और, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हालातों के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। गुड लाइफ स्टाइल होती है और एक बैड लाइफ स्टाइल होती है। अमूमन अधिकांश जो लोग होते हैं उनकी जीवन शैली उतनी अच्छी नहीं होती। आज के इस वक्त में, आज के इस दौर में आप आम जनता को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कोरोना काल ने हम लोगों को स्वस्थ जीवन शैली और स्वास्थ्य का महत्व बहुत अच्छे से सिखा दिया है। जिन मरीजों की इम्यूनिटी अच्छी थी, या तो वो बीमार नहीं पड़े, और यदि बीमार पड़े तो बहुत जल्दी अच्छे हो गए थे। योग, एक्सरसाइज, इन सब से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। अच्छे खान पान से आप फूड पॉइजनिंग से दूर रहते हैं, मोटापा नहीं होता है, एवं बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक फूड, इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट्स, इन सब का भी मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ा है।
और लोगों के अंदर एक अच्छी जीवन शैली और स्वास्थ्यक जीवन शैली जीने की एक मैंने देखा है कि वो आ गई है उनके जीवन में, उन्होंने उतार लिया है इस चीज़ को। सर, आपसे मैं कुछ चीज़ें को समझना चाहूँगी। जिस तरीके हम रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भोपाल के गैस त्रासदी के बाद आप आए और उसके बाद से आपने मानवता की सेवा को लेकर आपने संकल्प किया और उसके बाद निरंतर आप इस दिशा में काम कर रहे हैं। अनुभव आपका कैसा रहा? इसके अलावा क्योंकि इस वक्त चुनौतियाँ कई सारी हैं, कोरोना काल चल रहा है, इन दोनों चीज़ों को लेकर आप किस तरीके से आगे बढ़े अपनी टीम के साथ? कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? देखिए, जब पहले कोरोना शुरू हुआ था तो उस समय हम लोगों ने अपने अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल नहीं बनाया था, और वो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि हम लोग एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल थे जहाँ पे हार्ट अटैक के पेशेंट्स, ब्रेन हेमरेज के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स भी हम लोग ट्रीट करते हैं। और बाकी के जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, खासकर अमीर और गरीब को भी, क्योंकि आयुष्मान योजनाएं जहां लागू थी वो सब कोविड में कन्वर्ट हो गई थी। तो हमको ये लगा था कि आम जनता या गरीब जनता आयुष्मान वाली, जिनको इस तरीके की सुपर स्पेशलिटी की बीमारियां होंगी, तो वो कहाँ जाएंगे। लेकिन इस बार जब कोरोना आया, दूसरी लहर आई, तो इस बार बड़ी डिफरेंट तरह की लहर आई, बहुत तेज़ी से आई। यंग पेशेंट्स हुए और बहुत ही सीरियस पेशेंट्स हुए जिनको आईसीयू और ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस बार हम लोगों ने अपने आधे अस्पताल को मेनली आईसीयू और हाई डिपेंडेंसी यूनिट बनाकर उसको कोरोना के लिए कन्वर्ट किया। चूँकि ये 1.5 साल से कोरोना चल रहा है, तो हमारे ज़्यादातर स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका था। हमारे ज़्यादातर स्टाफ जो है इतने एक्सपोज हो चुके थे, अवेयर हो चुके थे कोरोना को लेके, कि उन लोगों के मन में ऐसा कोई भय नहीं था इस बार कि हम कोरोना के मरीजों को का इलाज नहीं करेंगे। तो ये मेरे को एक हमारे स्टाफ का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। इस बार कुछ प्रॉब्लम्स थी ऑक्सीजन की, इंजेक्शन रेमडेसिविर की, जो कि जिसके लिए हम लोग काफ़ी कई दिनों तक जूझे, लेकिन बाद में वो भी एकदम सॉल्व हो गई थी। शासन ने इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखा था, बहुत चीज़ों को कंट्रोल में रखा था, सुपरवाइज कर रहे थे। इस बार मेरे को लगता है जंग सब लोगों ने मिल के लड़ी है, स्टाफ, डॉक्टर्स, सरकार, सब ने, और बहुत अच्छे से हम लोग निकल पाए इस जी बिल्कुल, आप दूसरी सभी की भूमिका की वजह से ही आज ये जो तस्वीर आई है वो सामने, क्योंकि हम बहुत हद तक कोरोना पर कंट्रोल पाने के में सफल रहे, लेकिन आगे भी ऐसी ही चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों का मुकाबला भी हम सभी को मिलकर करना है। सर, क्योंकि आप जिस सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं वो फ्रंट लाइन पर है, सीधे तौर पर आप लोगों का सामना होता है। ऐसे में मुश्किल वक्त में जब तमाम लोग अपने घरों में, लोग भयभीत रहे, लोग डरे रहे, ऐसे में अपनी टीम को साथ लेकर चलना, मानसिक तौर पर उन्हें तैयार करना कि आप वहाँ पर रहें, आप हमारे साथ रहें, ताकि हम दूसरों की सेवा कर सकें, हम जिंदगियों को बचा सके, कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए ये था? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको अपने स्टाफ को हर पहलू से सपोर्ट करना पड़ता है। आपको उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़ता है, कोविड अलाउंस एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उन लोगों को सेफ्टी के लिए जितने भी गियर्स होते हैं, पीपी किट है, जितनी भी बेस्ट आप उनको फेस शील्ड, N95 मास्क, ये सब उनको बहुत फ्रीली अवेलेबल कराने पड़ते हैं। उन लोगों को किसी भी तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं या बीमारी होती है तो उसका तुरंत तेज़ी से जांच और इलाज कराना पड़ता है। इन लोगों के खान पान, घर से आना जाना, उन सब की सहूलियत का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा मरीजों, ये तो मैं सिर्फ स्टाफ की बात कर रहा हूँ जी। अब बात करें तो मरीजों के लिए, तो उनके लिए सारी दवाइयाँ, ऑक्सीजन, सही समय पे डॉक्टर, नर्सेज का इंतज़ाम। और ये बड़ा अजीब सा दौर था कि इसमें जो मरीज भर्ती होते थे और कोरोना से पीड़ित हैं, तो उनके जो परिजन होते थे, ज़्यादातर जगह उनको उनसे मिलने नहीं दिया जाता था, और वो भी घबराते थे कि एक कोरोना के वार्ड में अंदर जाके कैसे मिलेंगे। पर हम लोग कोशिश करते थे कि एक दिन में एक बार या दो दिन में एक बार पीपी किट पहना के परिजनों को एक बार ज़रूर मिलवा दें। ये सब वीडियो कॉल्स जो हम लोग सुबह शाम कराते थे उसके अलावा था, क्योंकि मैंने देखा है कि
कोरोना में मानसिक रूप से भी बहुत परेशान हो गए थे मरीज भी और परिजन भी, क्योंकि वो एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। क्या हो रहा है उनको सिर्फ बातों से मालूम पड़ता था, वो प्रैक्टिकली देख नहीं सकते थे। तो इस चीज़ को भी हमने इस बार काफ़ी हद तक दूर किया। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा अहम है जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि कोविड की वजह से जो दूरियां आ गई थी मरीजों और उनके परिजनों के बीच, आपने उसको कम करने की कोशिश की। सर, मैं आपके हॉस्पिटल के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि बहुत कम वक्त में आपने सिद्धांता हॉस्पिटल को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके पीछे किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे, किसको श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी अगर संस्था की सफलता होती है तो वो एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती है। वॉट यू नीड इज़ अ टीम एंड यू ऑल्सो नीड अ टीम लीडर। दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, सपोर्ट सर्विसेज, ऑफिस स्टाफ, मार्केटिंग स्टाफ, सभी का योगदान रहता है। और यदि आप पूछोगे, मैं क्रेडिट इन सबको देना चाहूँगा जिन्होंने एक अच्छी टीम के रूप में मिलके हमारे अस्पताल को इस लेवल तक लेके आए हैं। जी, एक अच्छी टीम कुछ भी हासिल करने में सक्षम होती है। और आपके हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो एम्पैनलमेंट हर तरह के गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर फर्म से है। इसका क्या कारण है और ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, भारत में सभी वर्ग के लोग हैं, इसीलिए हेल्थ में ऐसा मॉडल बनाना चाहिए जो सभी वर्गों की सेवा कर सके। हम लोगों ने सिद्धांता रेड क्रॉस को भी इसी तर्ज पर बनाया है। वही कंसल्टेंट सेम इलाज अमीर और गरीब मरीज का एक सा करता है। हमारे यहाँ करीब 20% मरीज आयुष्मान के तहत होते हैं, गरीब मरीज। हमारे यहाँ CGHS, ECHS, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के भी मरीज होते हैं जी। और हमने ये उच्च स्तरीय इलाज को अफोर्डेबल प्राइस पे समाज के हर सेक्शन के लिए उपलब्ध कराया हुआ है। हम लोगों ने इसलिए NABH एक्रीडिटेशन लिया था बहुत जल्दी से, ताकि सारी सरकारी योजनाएं और संस्थाओं से हमारा एम्पैनलमेंट हो सके। और इस तरीके से आज हम करीब 50% सरकारी मरीज और आयुष्मान के मरीजों का इलाज करते हैं और 50% प्राइवेट मरीजों का। सर, एक चीज़ और, क्योंकि हमारा हेल्थ सेक्टर वक्त के साथ आगे बढ़े और उसी मजबूती के साथ आगे बढ़े, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए हर किसी की अपनी भूमिका है। आपकी भूमिका आप इसमें कैसे देखते हैं हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाने में, और सरकार से आने वाले दिनों में क्या आप उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा आपकी? देखिए, जैसा मैंने बोला कि हमको हेल्थ सेक्टर को इस तरीके का डेवलप करना चाहिए कि वो हर वर्ग की सेवा कर पाए। तो मॉडल हमको सही रूप में लाना चाहिए। दूसरा, सरकार हमको 3 तरीके से सपोर्ट कर सकती है। सबसे पहले तो हम लोगों को हेल्थ को एज ए इंडस्ट्री अगर वो मानने लगे हॉस्पिटल को, और इंडस्ट्री की तरह उसको सब्सिडी मिलने लगे, तो उससे बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि हॉस्पिटल एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट होता है। इसके कारण जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग खुद अच्छा बड़ा कॉरपोरेट हॉस्पिटल नहीं डाल पाते हैं, और ज़्यादातर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स बिजनेस मॉडल के रूप में आते हैं फ्रॉम बिजनेस हाउसेस। लेकिन सही सर्विसेज या तो एक कोई बहुत अच्छा ट्रस्ट हॉस्पिटल दे पाता है, और या फिर कोई एक प्रोफेशनल जो कॉरपोरेट को खोलेगा, उसका जो विजन होता है और उसकी जो डिलीवरी होती है हेल्थ केयर की, वो बहुत डिफरेंट होती है। उसके लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी से सपोर्ट करना चाहिए। दे शुड कम आउट विद पॉलिसी लाइक इंडस्ट्री। सेकेंड, जब कभी हम लोग सरकारी मरीजों के इलाज करते हैं तो उन लोगों का जो पेमेंट्स हैं जो सरकार के थ्रू आता है, उसका भी एक इन लोगों को सिस्टम बनाना चाहिए कि मैक्सिमम लैग टाइम जो है 1 महीना या 45 दिन या 2 महीने रहेगा। तो उससे सिस्टम हॉस्पिटल को बहुत सपोर्ट मिलता है और वो चलते हैं। हम लोग भी एक बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं, करीब 400 बिस्तर का अस्पताल, जिसमें हमने करीब 125-150 बिस्तर गरीबों, आयुष्मान
मरीजों के लिए रखे हैं और उसको हम लोग थोड़ा बहुत गंगाराम हॉस्पिटल जो दिल्ली का है, ट्रस्ट हॉस्पिटल, उसकी तरह चलाएंगे। ऑल्दो वो ट्रस्ट हॉस्पिटल नहीं रहेगा, फिर भी हम चाहेंगे कि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उस तरीके से उसको चलाएं। डॉक्टर सुबोध, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त जो तमाम लोग हैं वो तीसरी वेव को लेकर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर काफ़ी आशंकित हैं। अगर उसके संदर्भ में बात कर ली जाए तो क्या तैयारी है आप लोगों की कि अगर तीसरी वेव आती भी है तो उसका मुकाबला उसी शक्ति के साथ किया जाए जो कि हमने पहले देखा? देखिए, दूसरी लहर इसलिए आई क्योंकि जब लॉकडाउन्स ख़त्म हुए तो हम लोगों ने जो एहतियात बरतने थे वो बंद कर दिए। मास्क नहीं पहन रहे थे, भीड़ में जाने लगे थे, हर जगह भीड़ हो रही थी और वैक्सीनेशंस भी सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स या उन्हीं को लगे थे रादर देन कॉमन पब्लिक को। तो इसीलिए दूसरी लहर आई। अब जो तीसरी लहर आएगी वो भी हमारे ही कारण आएगी। अगर आई तो हम लोग यदि प्रिकॉशंस रखेंगे, एहतियात रखेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, भीड़ से दूर रहेंगे और वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करा लेंगे तो ये जो तीसरी लहर है ये बहुत ही छोटी आएगी और या फिर नहीं आएगी। और अगर आई भी तो उसको बहुत आराम से हम लोग संभाल पाएंगे। और इसका कारण ये भी है कि अब हम लोग बहुत तैयार हो गए हैं। हम लोगों के पास अब दवाइयाँ, आईसीयू, ऑक्सीजन, जो भी चीज़ें लगती हैं वो सब अब वी आर गियर्ड अप फॉर थर्ड वेव अगर वो आती है। लेकिन अगर हम लोगों ने एहतियात बरते तो तीसरी लहर जो हम जितना हम सोच रहे हैं हमारे को शंका है उतनी बड़ी लहर आएगी। जी, और ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट का जिक्र आपने किया है और मेरे ख्याल से तमाम जो दर्शक जो इस वक्त सुन रहे होंगे, क्योंकि लगातार हम भी लोगों से अपील करते हैं कि लोग सावधानी बरतें और आपने भी कहा कि अगर लोग सावधान रहे तो तीसरी लहर को हम रोक सकते हैं। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि इस बार जो हमने कोविड पेशेंट को देखा, कोविड से ठीक होने के बाद भी उनमें कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हम देख रहे थे। कई ऐसे लोग थे जिनको कमज़ोरी महसूस हो रही थी, कई ऐसे लोग हैं जिनको लंबे वक्त तक उनकी बॉडी में उस तरीके से शक्ति नहीं थी, मजबूती नहीं थी उस तरीके से, और वो बहुत कमज़ोर फील कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको चेस्ट में पेन हो रहा था। उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये सोचा करते थे कि कोविड सिर्फ निमोनिया करता है और हम लोग फेफड़ों के संक्रमण से मृत्यु होती है। लेकिन जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में हम लोग ज़्यादा जान रहे हैं तो हमें ये समझ आ रहा है कि सबसे ज़्यादा परेशानी होती है क्लॉटिंग, ये जो टेंडेंसी बढ़ा देता है। कोविड का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है और वो उनके थ्रू हमारे अंदर क्लॉटिंग की टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं और ये हमारे किसी भी ऑर्गन को, किसी भी ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। ब्रेन को कर सकता है, आँखों को कर सकता है, फेफड़ों को करता है, इंटेस्टाइन्स, लिवर, किडनी, इवन हार्ट और ब्लड वेसल्स, ये हर जगह इफ़ेक्ट कर सकता है। किसको कहाँ इफ़ेक्ट आएगा ये बड़ा डिफरेंट है। अब हम इसको कैसे वो कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब वैक्सीन आ गया है तो हमको वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाने चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हमको खान पान अच्छा रखना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, विटामिन्स अच्छे हों, एंटीऑक्सीडेंट्स हों, हमारे अंदर जो भी अगर मोटापा है तो उसको कम करें, डायबिटीज़ है तो एकदम कंट्रोल में रखें, एक्सरसाइज करें, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएँ। इन चीज़ों से हम बीमारी से भी बच सकते हैं और यदि बीमारी होगी तो उसके इफ़ेक्ट बहुत नेग्लिजिबल होंगे। सावधानी बरतने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है और अगर कोरोना से ठीक भी हो गए फिर भी तमाम प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। सर, एक चीज़ और, क्योंकि आप का जो एक्सपीरियंस रहा है, आप देश की युवा जो डॉक्टर्स हैं उसके मार्गदर्शक हैं, ऐसे में जो देश के युवा हैं जो कि मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसको आप हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज की जो एजुकेशन डिग्री है, एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत डिग्री बेस्ड हो गया है। इट इज़ नॉट नॉलेज बेस्ड।
पुराने ज़माने में ज़्यादा एम होता था नॉलेज को हासिल करना, प्रैक्टिकल पे बहुत इम्पोर्टेंस होती थी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लेके। हम लोग जब इमरजेंसी ड्यूटी पे नहीं भी होते थे और कोई इंटरेस्टिंग केस आता था तो हम लोग फिर भी इमरजेंसी ड्यूटी में रात को भी जाते थे एक्सपीरियंस लेने के लिए, देखने के लिए कि वो क्या चीज़ है। तो मेरा एक तो ये मैसेज है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे जोड़ दें, जितना एक्सपीरियंस ले सकें वो इनको लेना चाहिए। दूसरा कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत एनर्जी, दिमाग और समय देना पड़ता है, तो इसमें स्ट्रेस बहुत होता है। तो इसलिए इस प्रोफेशन को आपको दिल से पसंद करना चाहिए। इसको आप किसी काम की तरह ना लें, इसको आप करीब करीब अपनी हॉबी की तरह लें, तो फिर क्या होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और तीसरा, चिकित्सा के बहुत सारे पहलू हैं। ठीक है, इसको लोग प्रोफेशन की तरह यूज़ करते हैं फॉर अर्निंग मनी, लेकिन इसके जो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहलू हैं जिससे कि चिकित्सा क्षेत्र डेवलप हो और एक नोबल प्रोफेशन बना रहता है, वो है कि इसमें रिसर्च होती है, इसमें ट्रेनिंग होती है, इसमें सर्विस टू पुअर पेशेंट्स भी होते हैं। तो इन पहलुओं का भी ध्यान जरूर रखें। सर एक चीज़ और, क्योंकि अभी हम कोविड की वजह से कई सारे हमने बदलाव को देखा, एक बदलाव, और इन तमाम बदलावों को हमने न्यू नॉर्मल का नाम भी दे दिया। एक बदलाव इस तरीके से आया कि डिजिटल एजुकेशन की ओर हम आगे बढ़े। जब मेडिकल क्षेत्र की बात होती है और उसमें जब हम डिजिटल एजुकेशन को ऐड ऑन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना मददगार साबित हो सकता है? आप इसे कैसे देखते हैं कि एक्सपर्ट होने के नाते? देखिए, इसमें दो पार्ट्स हैं। एक तो हो गया एजुकेशन। अब एजुकेशन मेडिसिन में क्या होता है, वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होती है, लाइफ लॉन्ग इट्स अ कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन मेडिसिन में। तो यह तो कोरोना काल ने इस्टेब्लिश कर दिया है कि डिजिटल एजुकेशन या डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत महत्व है, और यह अब समय के साथ इस्टेब्लिश हो गया है और रहेगा। हम लोग कितनी CMEs हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं जो आजकल वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं, डिजिटल मीटिंग्स कर रहे हैं, और अब हम लोग कंफर्टेबल होते जा रहे हैं इससे। इसके हमको फ़ायदे भी दिखते जा रहे हैं कि जो समय हम लोग ट्रैवल करने में या ट्रैवल करने के लिए हवाई जहाज या रेलगाड़ी के इंतज़ार करने में बिताते थे, आज वो हम अपने कार्य में बिता लेते हैं और साथ में मीटिंग भी अटेंड कर लेते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि हम फिज़िकली अपने कलीग्स और उनसे नहीं मिल पाते हैं। तो इसका एक बीच का रास्ता भी अंत में निकलेगा कि काफ़ी मीटिंग्स बाद में जब नॉर्मलाइज हो जाएगी लाइफ, तब भी काफ़ी मीटिंग्स जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हुआ करेंगी, और कुछ मीटिंग्स जो है फिज़िकल एक्चुअल कन्वेंशनल वे में होंगी। इसी तरीके से बहुत सा जो अब नॉलेज और मेडिकल मटेरियल है वो अब नेट पे उपलब्ध है। तो अगर हमको किसी भी विषय पे थोड़ा सा हमको कुछ चाहिए कि हमको डिस्कशन करना है, या फिर हम किसी केस के बारे में और जानना चाहते हैं, कोई एक इंटरेस्टिंग केस है, तो हम लोग आजकल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि इससे काफ़ी सहायता मिलती है, काफ़ी मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जी मीडिया के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हम आपका सम्मान करते हैं, जी मीडिया आपको सलाम करता है कि जिस तरीके से कोविड के इस वक्त में आप लोगों की सहायता कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को छोड़कर निस्वार्थ भावना से लोगों की मदद कर रहे हैं, उसके लिए जी मीडिया आपका सम्मान करता है।